नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी प्री कोर्स के अंतर्गत यूनिट 10 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, एनजीटी। इसको एनजीटी भी बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अब स्थापना की बात करें तो यहीं से इसका बहुत बार हम भूल जाते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी, ये देखिए ट्रिक बता रही हूं मैं आपको, यानी 18 से 18, तो 18 अक्टूबर है ना, 18 से अक्टूबर और 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको याद हो गया होगा, आ से 18 और आ से अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई अधिनियम 2010 के अनुसार। तो अब आपको इसकी डेट याद हो गई होगी और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत कार्य करना, पर्यावरण संरक्षण कानून के लिए कार्य करना, पर्यावरण संरक्षण के कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और अन्य विशेष सदस्य इसमें होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 होनी आवश्यक है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय, प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब यदि इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो ट्रिक लगा सकते हैं, बीपीकेसी यानी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो यहां इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, बीपीकेसी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में। दोबारा से एक बार देख लें, इसका स्थापना आ से 18 अक्टूबर 2010 को अधिनियम 2010 के अनुसार की गई थी। और ये किससे प्रेरित था, ये अनुच्छेद 21 से प्रेरित था। अब इसकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। इसकी शक्तियां पर्यावरण से संबंधित कानून और प्राकृतिक से संबंधित कानून का निपटारा करना। यदि कुछ भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत आता है, तो एनजीटी उसमें दखल कर सकता है। यह एक वैधानिक संस्था है और इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। अब ये किस प्रकार के कानून के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है, देखिए, जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत ये सुनवाई कर सकता है। दूसरा, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम, उपकर अधिनियम 1977 के अंतर्गत ये कार्यवाही कर सकता है। तीसरा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत और वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम 1981 के तहत सुनवाई कर सकता है। ये इसके कानून है, ये इसके इनके अंतर्गत ये सुनवाई करने का इसको अधिकार है। ठीक है, नागरिकों के समक्ष ये सुनवाई कर सकता है। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसको सुनवाई करने का अधिकार है। अब जो भी, जैसे आप ये देखिए कि इसमें जब ये बना था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण बना था, तो इसमें विशेष न्यायालय बनने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश था। इसमें इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का नंबर था। तो इसके साथ ही, इसकी स्थापना के साथ ही भारत तीसरा देश बन गया था। अब इसमें देख लेते हैं, जितने भी इंटरफेरेंस किए जाते हैं, जितने भी हस्तक्षेप किए जाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, जैसे
आपने सुना होगा 2016 में आर्ट ऑफ लिविंग ने यमुना क्षेत्र में कुछ वहां पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था, तो वहां पर एनजीटी के द्वारा ही कार्यवाही की गई थी और जुर्माना लगाया गया था। इसी प्रकार से कानपुर में भी उत्तर प्रदेश में एनजीटी ने दखल किया था और वहां गंगा के एरिया में कार्य किया जा रहा था, तो एनजीटी ने उस टाइम भी 280 करोड़ के करीब का जुर्माना लगाया था। इसी प्रकार जब भी कोई भी पर्यावरण क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाएगा तो एनजीटी को उसमें दखल करने का पूरा अधिकार है। तो बच्चों, ये था आज का चैप्टर। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, हम सभी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और यदि आप इसके और क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।